करना है, कूलम्ब्स लॉ। चलो, इलेक्ट्रिक चार्जेस में कोई दिक्कत किसी को? क्या था वो? इफेक्ट था इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी या एक्सेस का। एक्सेस होगा तो नेगेटिव चार्ज, डिफिशियंसी है तो पॉजिटिव चार्ज। पोलैरिटी है, दो पोलैरिटी प्लस और माइनस, सेम वाले रिपल्शन, अपोजिट वाले अट्रैक्शन, सिंबल कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, यूनिट कूलम्ब। प्रॉपर्टीज में क्या क्या? एडिटिव, अलजेब्रिक सम होता है। दूसरा क्वांटाइजेशन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज होता है। तीसरा बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग सिस्टम का टोटल चार्ज इक्वल होगा। कंजर्वेशन है ना। उसके बाद जनरेशन था, इलेक्ट्रिफिकेशन मेथड्स। पहला रबिंग वाला है ना, जो कौन सा है? इलेक्ट्रिफिकेशन बाय रबिंग या इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन। दूसरा था अर्थिंग वाला, जो इंडक्शन हुआ, जिसमें हम दोनों बॉडीज को टच नहीं करा, ठीक। और तीसरा जिसमें टच कराते हैं और टोटल सिस्टम का टोटल चार्ज हाफ शेयर हो जाता है दोनों बॉडी पे, वो कौन सा है? चार्जिंग बाय कंडक्शन का है, ठीक। और कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं, ये कैसे पता चलता है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से पता चलता है, ठीक। न्यूमेरिकल जो थे वो करा दिए, जो क्लास वर्क जितना भी था वो सब हो चुका है। होमवर्क जो है वो असाइनमेंट के रूप में है तुम्हारे पास, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, ठीक। वो नहीं हुआ है आज तक में, तो वो आज भर में कंप्लीट करोगे, है ना, ठीक है। उसमें कोई डाउट होगा तो वो फोन पे भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या क्लास में भी पूछ सकते हो, बट वो बनाते चलना है, क्योंकि जिस भी दिन चेक किया और नहीं बना हुआ है सीधा घर पे बात करें। तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा कि क्यों नहीं बनाए, ठीक है, बट घर वालों से पूछूंगा कि क्यों नहीं बना तुम्हारा। फिर पापा को जवाब देते रहना, मम्मी को जवाब देते रहना कि हम बहुत व्यस्त है ना, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसलिए वो सवाल बनाना ज्यादा जरूरी है, ताकि तुमको पता रहे कि चार्ज पढ़ लिया तो उस टॉपिक में बोर्ड में क्या पूछता है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। क्या है? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है कि दो चार्जेस जो आपस में रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है उसके बारे में वो बताता है। साथ ही साथ इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, जिसकी वैल्यूज डिपेंड करती है मीडियम पे। तो कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से हमको ये भी पता चलेगा कि मीडियम चेंज होने से क्या होता है, ठीक। तो शुरू में ही एक टर्म बता दे रहे हैं, जो होती है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। क्या टर्म है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक। किसी भी मीडियम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी सिंपली उस मीडियम की प्रॉपर्टी है, जो कि उस मीडियम में दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स को मेजर करने में, नापने में हेल्प करता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल कि मिर्च बहुत तीखी है और कम तीखी है, तो यहाँ तीखापन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, कम या ज्यादा। उसी तरह से परमिटिविटी, ठीक। क्या है चीज? तो अब बात करते हैं कि कूलम्ब्स लॉ आखिर क्या कहता है। तो मान लेते हैं कि दो चार्जेस हैं हमारे पास, Q1 और Q2, है ना। अभी फिलहाल पोलैरिटी की बात नहीं करते, या चलो ले भी लें, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव, ठीक। तो पॉजिटिव पोलैरिटी के चार्जेस एक दूसरे पे क्या करेंगे? रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। दोनों चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन मेंशन कर देते हैं, इसको हम सेंट्रल लाइन कहेंगे। कौन सी लाइन? सेंट्रल लाइन। तो देखा गया कि ये चार्ज इसको जो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा वो इसी सेंट्रल लाइन के अलोंग लगाता है। तो ये हो गया फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। और देखा गया कि उतना ही अमाउंट का फोर्स ये चार्ज भी एक्सपीरियंस करेगा उस चार्ज के कारण, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होगा, इसलिए वो चार्ज भी इसको इस तरफ रिपेल करेगा, है ना। तो मतलब सिंबल के रूप में हम F12 इंडिकेट करेंगे। F12 क्या हो गया? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। F21 क्या हो गया? फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ठीक।
F12 और F21 का मैग्नीट्यूड जो है वो आपस में बराबर ही होता है, इसलिए हम कॉमन मैग्नीट्यूड F मान लेते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं इसलिए Fe इंडिकेट करते हैं। ठीक, अब हमको दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो R मेंशन कर दिया यहाँ। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये ऑब्जर्वेशन मिला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये चार्जेस एक दूसरे पर लगाते हैं वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर। ठीक है, जब दोनों को हम एक साथ लिखना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट डालेंगे Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मिल गया हमको कूलम्स लॉ। अब है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का कुछ वैल्यू होगा फॉर वैक्यूम। एयर के लिए भी ऑलमोस्ट सेम होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है, इसलिए दोनों के लिए ए की वैल्यू एक ही लेके जाओ। ठीक है, न्यूमेरिकली जो वैल्यू होती है के की वैक्यूम में वो होती है 9 × 10⁹ और परमिटिविटी के टर्म्स में अगर बात करें तो ये होती है 1/4πε0। ठीक, यहाँ पे जो ε0 होता है वो वैक्यूम की परमिटिविटी है। ठीक, जिसकी वैल्यू डिफाइंड है कितनी, 8.854 × 10⁻²। ठीक, ये क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी किसकी, वैक्यूम। तो यही वैल्यू जब हम इस रिलेशन में डालेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू अप्रॉक्स 9 × 10⁹ ठीक, इसमें कोई दिक्कत। अब देखा गया कि जैसे ही फोर्स जैसे ही मीडियम वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा हो गया, ठीक, किसी पर्टिकुलर गैस में रख दिया है ना, तो उस समय देखा गया कि जो फोर्स की वैल्यू है वो घट गई। किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम वाली कंडीशन के रिस्पेक्ट में। मतलब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स था वैक्यूम में, उसके मैग्नीट्यूड में कमी मिलती है किसी भी दूसरे मीडियम में रखने पर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वैक्यूम में फोर्स बिटवीन चार्जेस 100 न्यूटन है तो किसी दूसरे मीडियम में वो 100 से हमेशा कम रहेगा। 98 हो सकता है, 99 हो सकता है, 70 हो सकता है, 60 हो सकता है, 20 हो सकता है। ठीक, तो क्या कारण है जिसके कारण किसी दूसरे मीडियम में फोर्स की वैल्यू घट गई, तो भाई जो सबसे शुरू में कहा परमिटिविटी, उस मीडियम का प्रॉपर्टी कुछ दूसरा था जिसके कारण उसमें फोर्स की वैल्यू भी घट गई। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, क्लियर है। अब है कि उसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो पहले रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन कर लेते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इंडिकेट करेंगे εr से। ठीक है, या फिर इसके लिए एक और सिंबल यूज किया जाता है कैपिटल के। तो ये वाला स्मॉल के, ये वाला कैपिटल के। ये डिफाइन होता है रेशियो से, किसके, फोर्सेस के। अब है कि कौन कौन से फोर्सेस, तो फोर्स बिटवीन चार्जेस व्हेन दे आर केप्ट इन वैक्यूम एंड फोर्स बिटवीन चार्जेस व्हेन दे आर केप्ट इन द मीडियम। यही रेशियो जो है उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। ठीक, अब चूंकि फोर्स इन वैक्यूम हमेशा बड़ा मिलेगा, इसीलिए ये रेशियो भी हमको हमेशा ग्रेटर देन 1 मिलेगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि फोर्स इन मीडियम तो हमेशा कम है, तो ऑब्वियसली 100/90 ज्यादा ही होगा 1 से, 1 पॉइंट समथिंग होगा, है ना।
क्लियर है? रिलेटिव परमिटिविटी या डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। क्यों? तो उसका लॉजिक ये है कि फोर्स इन मीडियम अदर देन वैक्यूम हमेशा कम होता है। ठीक। दूसरा बात हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स इन वैक्यूम हमेशा मैक्सिमम होता है। ठीक। तो जब भी कोई पूछे कि फोर्स बिटवीन चार्जेस मैक्सिमम कब होगा, जब वो वैक्यूम में रहेगा। ठीक। क्लियर है? जब वो वैक्यूम में रहेगा, उसके अलावा किसी भी दूसरे मीडियम में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक। नॉर्मली हम एयर की भी बात करते हैं वैक्यूम की जगह, क्योंकि एयर और वैक्यूम में फोर्स की वैल्यू में बहुत अंतर नहीं आता है। ठीक है। उसमें रिलेटिव परमिटिविटी का एक चार्ट भी मैंने दे रखा है ना? इसमें नहीं होगा तो कैपेसिटर वाले सेक्शन में दिया हुआ होगा। उसमें एयर का रिलेटिव परमिटिविटी, वैक्यूम का जो है रिलेटिव परमिटिविटी है 1, लेकिन वैक्यूम एयर का रिलेटिव परमिटिविटी है 1.004 समथिंग, कुछ ऐसी वैल्यू होगी। तो उन दोनों वैल्यूज में बहुत कम का डिफरेंस है, इसलिए ऑलमोस्ट सिमिलर लेके चलते हैं दोनों। ठीक है। इसमें नहीं होगा तो कैपेसिटर वाले में होगा, सेकेंड पार्ट के नोट्स में कहीं चार्ट मैंने बनाया है ना? देखो, नहीं वो दूसरा है, परमिटिविटी का होगा, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक जहां है। हाँ, एयर में देखो 1.0054 है। तो सोचो कि 1 और 1.0054 में कितना अंतर है, बहुत कम है ना? इसलिए हम सिमिलर लेके चलते हैं। ठीक है। तो देखो यहां से फोर्स इन मीडियम हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? फोर्स इन वैक्यूम बाय साइन आर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फोर्स इन वैक्यूम 100 न्यूटन है, रिलेटिव परमिटिविटी 20 है, तब फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा? फोर्स इन वैक्यूम बाय रिलेटिव परमिटिविटी कितना मिलेगा? 100 बाय 20 न्यूटन। ठीक। इसी को दूसरे वर्ड्स में घुमा के देखो जरा कि फोर्स इन मीडियम हम क्या लिख सकते हैं? 1/20 टाइम्स ऑफ फोर्स इन वैक्यूम लिख सकते हैं, है ना? या पलट के हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स इन वैक्यूम 20 टाइम्स ऑफ फोर्स इन मीडियम लिख सकते हैं। ठीक। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम दूसरे तरीके से ये भी बता सकते हैं कि ये एक पैरामीटर है जो ये बताएगा कि फोर्स कितना गुना चेंज होगा। ठीक है। कितने टाइम्स से उसमें चेंज आएगा। ठीक। अब यहाँ एक और चीज आती है कि एप्सिलॉन आर का यूनिट क्या होगा? तो चूंकि सेम क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए एप्सिलॉन आर जो है वो यूनिट लेस है, कोई यूनिट नहीं होगी, लेकिन एप्सिलॉन नॉट की कुछ ना कुछ होगी। कितनी होगी देख लो, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो देखो फोर्स के फॉर्मूले पे ही जाता है। क्या है फॉर्मूला? K Q1 Q2 R²। K की वैल्यू रख दो ये वाली। तो यहाँ से सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? ये यहाँ जाएगा, फोर्स नीचे आ जाएगा, ऊपर में बच गया Q1 Q2, नीचे में 4 पाई है ही, फोर्स आ गया नीचे और R² था ही। तो ये हो गया कूलम इंटू कूलम। ये तो नंबर्स हैं तो इनकी यूनिट होगी नहीं। फोर्स की यूनिट न्यूटन, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर। तो देखो क्या हो गया? कूलम स्क्वायर मीटर इनवर्स 2। ठीक। तो ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट मिल गई। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूनिट मांगता तब क्या करते? K की वैल्यू क्या हो जाती? फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता और डिवाइडेड बाय Q1 Q2 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो दोनों के यूनिट्स में डिफरेंस है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के यूनिट में और
एब्सोल्यूट परमिटिविटी यूनिट में। ठीक है, क्लियर है इसमें दिक्कत? और रिलेटिव परमिटिविटी का चीज क्लियर है? तो जब दोनों चीज क्लियर है तो लास्ट अब देख लो ये कि जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, मतलब किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी और वैक्यूम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी, तो ये देगा हमको मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये एग्जाम में करके पूछ लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिलेटिव परमिटिविटी है 80 किसी मीडियम की, है ना, इसको सिंबॉलिकली सिर्फ एप्सिलॉन से इंडिकेट करते हैं। ठीक, अगर रिलेटिव परमिटिविटी है 80 तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या हो जाएगा? 8.854 10 इनवर्स 12 और इनटू में 80। ठीक, यहीं से रिलेटिव परमिटिविटी का एक और डेफिनेशन मिल सकता है, रेशियो ऑफ एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटीज का रेशियो, किसका किसका? मीडियम बाई वैक्यूम, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी के यहाँ से दो डेफिनेशन, आइदर रेशियो ऑफ फोर्स वैक्यूम बाई मीडियम या रेशियो ऑफ परमिटिविटी मीडियम बाई वैक्यूम। ठीक है, यहाँ वैक्यूम बाई मीडियम है, वहाँ मीडियम बाई वैक्यूम, ये याद रखना। ठीक है, तो परमिटिविटी को रिलेटिव परमिटिविटी या डायरेक्टली कांस्टेंट को हम दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? पक्का? इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हैं। अब देखो कि कूलम्ब लॉ के बेसिस पे 1 कूलम्ब का चार्ज हम कैसे डिफाइन करते हैं। एक तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पे जो टोटल चार्ज होगा दैट इज 1 कूलम्ब। दूसरा जो डेफिनेशन होगा 1 कूलम्ब चार्ज का, वो कूलम्ब लॉ की हेल्प से कुछ ऐसा होगा। फॉर्मूला ये हो गया, है ना। तो देखो, अगर इनके बीच में लगने वाला फोर्स 9 इंटू 10.9 है, ठीक, K की वैल्यू वैक्यूम वाली 9 इंटू 10.9 है, डिस्टेंस इनके बीच में 1 मीटर है और दोनों चार्जेस जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। तो देखो ये क्या होगा, फोर्स हो गया 9 इंटू 10.9, K की वैल्यू हो गई, दोनों चार्जेस की वैल्यू Q एंड Q और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो ये दोनों तो कट गया आपस में, यहां बच गया 1, वहां Q स्क्वायर बाई 1, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सिर्फ Q क्या बचा? 1। मतलब 1 कूलम्ब का चार्ज वो चार्ज होता है जब वो अपने ही जैसे दूसरे 1 कूलम्ब के चार्ज पे इतना फोर्स लगा। कब? जब वो इतनी दूरी पे। ठीक है, यही बात वर्ड्स में नोट्स में मेंशन। क्लियर चीज?